नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह प्रीवियस ईयर्स का सेट नंबर 6 होगा। आज सेट नंबर 5 तक सभी प्रश्न पिछले वीडियोज में अपलोड किए गए हैं। आप उन्हें भी देखिए, अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर तरीके से पूरा कीजिए। आइए शुरू करते हैं। यह प्रश्न संख्या सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। लाभ और हानि से संबंधित यह प्रश्न। एक कंपनी है जो 3 प्रकार का छूट प्रदान करता है। पहला ऑफर है 25% और 5% का, दो लगातार छूट दिया जा रहा है। दूसरा ऑफर है 20% और 10% का, दो लगातार। पहले आपको 20% मिलेगा, फिर उस पर 10%। और तीसरा ऑफर है 15% और फिर 15% का। एज ए ग्राहक, अगर आप ग्राहक हैं तो आपके लिए इन 3 ऑफर में सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है, ये हमें पता करना है। सबसे पहला काम हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ कुल छूट दोनों को मिलाकर किसमें है, ओ कितना है। आप यहाँ देख रहे हैं 25 और 5 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30। 30% छूट आएगा। यस, यहाँ पर भी 30% का छूट मिल रहा है। दोनों को मिलाकर है। देखिए, ये इक्विवेलेंट छूट नहीं है। इक्विवेलेंट छूट का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 वाला कहानी है ना। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, चूंकि 3 छूट हमें अलग अलग मिल रहा है, तो सबसे पहला काम हम तीनों छूट का ओवरऑल छूट देख ले रहे हैं कि कितना परसेंट हो सकता है। यहाँ पर भी 20 और 30 को जोड़िए, 20 और 10 को जोड़िएगा तो 30 आएगा। यहाँ भी 15 और 15 को जोड़िएगा तो 30%। टोटल अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। अब हमें पता करना है कि इनमें से सबसे अच्छा छूट कौन सा है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप तीनों प्रकार के छूट में ये पता कीजिए कि पहला छूट सबसे बड़ा किसमें है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑफर में है। पहला ऑफर में है जहां आपको 25% और 25% और 5% मिल रहा है। तब वैसे छूट, क्रमिक छूट, जिनमें टोटल छूट बराबर आ रहे हो दोनों को जोड़ने पर, और जिसका पहला छूट बड़ा होगा, वह छूट ही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर वाला होता है। तो हमारा 25% और 5% का छूट सबसे बढ़िया है एज ए ग्राहक, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सब में 30-30% जोड़ने से नहीं आता, तब फिर हम लोग एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100 वाले फॉर्मूले से लगाते और ये देख लेते कि किसमें सबसे कम, किसमें सबसे अधिक छूट हमें मिल पा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह समय और कार्य का प्रश्न है। ए और बी दो लोग हैं। ए एक कार्य को 72 दिनों में जबकि बी 90 दिनों में करते हैं। दोनों ने मिलकर 30 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया है। तो शेष कार्य को ध्यान रखना है, यहाँ पर टोटल काम नहीं है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा, ये हमें पता करना है। इफिशियंसी बेस्ड सेक्शन हम लोग इसे इफिशियंसी से बनाएंगे। ए है और ये बी है। ए एक काम को 72 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है। दोनों का अगर आप लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 360 आएगा, जो हमारा टोटल काम के बराबर होता है। यस, अब हम इनका क्षमता निकाल लेते हैं। इफिशियंसी 72 से अगर 360 को भाग करेंगे तो 5, और 90 से 360 को भाग करेंगे तो 4 मिलेगा। यस, दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना होगा, अगर ए और बी दोनों को जोड़ दे तो 5 और 4 9 इफिशियंसी आया। लेकिन ए और बी ने मिलकर काम कितने दिनों तक किया है, सिर्फ 30 दिनों तक। डेट मीन्स 270 काम कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ काम कितना है, 360 टोटल था, उसमें से 270 तो आपने पूरा कर लिया, तो बच गया आपके पास 90 दिन का काम। 90 का दिन का नहीं, इस 90 काम को करेगा कौन, ए, क्योंकि काम तो बी ने छोड़ दिया है। अब ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, ए हमको निकालना है। ए इस 90 काम को एक दिन का काम, ए का कितना है 5 इफिशियंसी उसका, तो बटा 5 कर लेंगे, 18 दिनों में वो पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यह बहुत ही आसान सा प्रश्न एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। प्रश्न कहता है 18, 16, 20 और 32। 18, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। 18 और 8 है, सॉरी, 8, 16, 20 और 32 है, तो इन सबका आप एलसीएम निकाल लें। 8, 16, 20 और 32 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। 4, 8, 10 और 16 होगा। इन सब का लसा अगर आप निकालिएगा तो वो 160 आएगा। हमारा सही जवाब है 160। 160 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह बुडमास का प्रश्न है जी, हम लोग इसको यहीं पर डील भी करना चाहेंगे। प्रश्न कहता है 40 माइनस 20 घटाओ मिडिल ब्रैकेट 14 घटाओ 16 माइनस 6 गुने 4 घटाओ 2 है। सबसे पहला आप जानते हैं कि छोटा ब्रैकेट का काम होता है। छोटा ब्रैकेट में भी यहाँ पर गुना है, तो 6 गुने 4 करेंगे तो 24 आएगा। ध्यान रखना है कि ये माइनस में है, ये भी 2 माइनस में है, और यहाँ पर 16 भी इसमें माइनस में है। अगर हम इसे ए ब्रैकेट में था ना, छोटा ब्रैकेट में, यस, अगर हम इसे सरल करें तो हमें मिलेगा 16 में से 24 और 2 दोनों घटेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 16 में से हमें 26 को घटा लेना है, वैल्यू आएगा -10। इसके बाहर में देखिए, ये मिडिल स्मॉल ब्रैकेट का काम तो हम लोगों ने खत्म कर लिया, -10 आया। इसके बाहर में माइनस लगा हुआ है और साथ में 14 है, मिडिल ब्रैकेट के साथ है। अब हम इसको डील कर ले। 14, 14 ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है। दोनों साइन अगर बदलेगा तो प्लस साइन में हो जाएगा। ये मिडिल ब्रैकेट का कहानी है। तो आएगा कितना, 24, राइट। अब इसके बाहर फिर से माइनस का साइन लगा हुआ और एक बिग ब्रैकेट है 20 के साथ, राइट। तो 20 में से अगर 24 घटाएंगे तो -4 आएगा। अब इसके बाहर फिर से हमें माइनस का साइन लगा हुआ है और है 40, यस, 40। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, दोनों साइन चेंज होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 40 जोड़ 4 मतलब 44। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न। एक क्रिकेट क्लब है जिसमें औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 से गिरकर इस साल 3820 हो गया है। तो हमसे पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत कमी हुई है। आसान है, दिख तो रहा है कि 5640 से घटकर 3820 हो गया है। सबसे पहला काम कि घटा कितना, हम वो निकाल लें। 5640 में से आप 3820 को घटा लीजिए, 0, 2, 56 में से 38 घटेगा तो 18, 1820 कम हो गया है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करें, और जिसके तुलना में बदलना है किससे कम है, 5640 से कम है, तो 5640 से हम लोग भाग कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिसमें भी से या का लगा हो हम लोग उसको नीचे लिखते हैं, यस। अब आप इसे सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यह 81 से कट जाएगा, 9, 91 बार में कटेगा, 91 गुना 182, और इसको भी हम 2 से काट सकते हैं, 28 गुना 56, 282 से। अब ये हमारे पास 9100 बटा 282 है, तो 9100 को हम लोग 282 से भाग कर लेंगे, यस। आपके 3 बार में लग जाएगा जी, 6, 18 की 24 की 4, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6, 2 8, ठीक है। आप ऑप्शन से इसके बाद मदद लें, चूंकि 3 बार में लग रहा है और 3 बार वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 32.36% आएगा। कंप्लीट कैलकुलेशन करना इसमें जरूरत नहीं पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ चले। यह प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें हमें बोला जा रहा है, प्रतिशत से संबंधित है जी, कि किसी संख्या को आप पहले 30% बढ़ा दें, फिर से 30% बढ़ा दें, तो मूल संख्या को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से मूल संख्या हमको प्राप्त करना है, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए, पहले तो आप उस संख्या को 2 बार बढ़ाए ना, 30%, 30%,
2 बार बढ़ाए हैं तो पहले वो संख्या बढ़ कितना गया हम लोग वो निकाल लें। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 करके, तो 30 30 60, 60 जोड़ 9, 69% वो बढ़ गया है। इसका मतलब हुआ कि 69/100, पहले से संख्या 100 था और 69 बढ़ गया, तो अब संख्या हुआ कितना 169। 100 पहले से था, 69 बढ़ गया, तो संख्या हो कितना गया 169, प्रतिशत में है इसलिए बटा में 100। इसका मतलब कि पहले संख्या 100 था, अब 169 हो गया, तो वापस हमको लेकर आना है, वापस लाना है, तो फिर से हमको 69 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 69। अभी तो 169 है, पहले 100 था, अब फिर से वापस 100 में लेकर आना है, तो भाई 69 कम करना पड़ेगा 169 में से। अब प्रतिशत कमी कह रहा है तो 69 गुने 100 बटा, किससे आप कम कर रहे हैं 169 से, तो बटा 169 कर लेंगे। चूंकि ये कटेगा नहीं इसलिए हमको भाग देना ही एकमात्र ऑप्शन बच जाता है यहाँ पर। यस, 169 से हम लोग इसको भाग कर लेंगे। ये 4 बार में लग जाएगा जी। 9 चौका 36, 16 चौका 64 और 3 67। यस, 4 यहाँ से 2, यहाँ से 0, तो 1 आएगा यहाँ पे, 140 आ रहा है। भाग तो लगेगा नहीं, तो 40 दशमलव, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा 40 पॉइंट समथिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है। 3D का गोला है, गोला से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक गोला, आप जानते हैं फुटबॉल शेप का एक गोला होता है जिसमें एक त्रिज्या होता है, और एक त्रिज्या हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है 4πr²। सिंपली आप इसे कैलकुलेट करें, 4 गुने 22/7 गुने r² मतलब 14 गुने 14, आप इसे 2 से काट लेना। यस, अब इसे हम लोग गुना कर लेंगे। ये 14 दूना 28, 28 और 88, आप इन्हें, और बच्चों का 88 भी होगा, तो 28 और 88 को आप गुना भी कर सकते हैं आसानी से। 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, वैल्यू कितना आ जाएगा 4 6 7 7 7 7 14, 24 64 हमारा सही जवाब है। अब मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग तरीका है जी, जिससे आप ढूंढ सकते हैं। हमने सिंपली एक गुना करके आपको सिखाया है, आप इस ढंग से भी गुना कर सकते थे, 22 चौक 88, 88 दूना 176, 176 को 14 से गुना कर लेते हैं। जो भी आपको सुविधा पड़े आप उससे गुना कर सकते हैं। अगर आप डिजिट सम जानते हैं तो आप डिजिट सम का यूज भी यहाँ पर कर सकते थे। यस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह अनुपात समानुपात से संबंधित है। प्रश्न कहता है यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जैसे y बढ़ेगा वैसे ही x भी बढ़ेगा, अगर y दोगुना हुआ तो x भी दोगुना होगा। अब पूछता है यदि y बराबर 8 है और x बराबर 10 है तो y 36 होने पर x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न, चूंकि अनुक्रमानुपाती है तो इसलिए हम लोग इसको यूनिटी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, y और x है यहाँ पर, ये y 8 था तो x 10 था, अब ये y बढ़कर हो गया 36, तो x बढ़कर कितना हो जाएगा जी 36/8 गुने 10। अनुपात समानुपात में ढंग का प्रश्न हमने आपको बहुत सारा सोल्व करा रखा है, इसको आप सोल्व कर लेंगे 4 बार में, तो 4 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 5 बार में कट जाएगा 2 से, ये 9, तो 9 बचे 45 हमारा इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ समय और दूरी से संबंधित एक प्रश्न आपको दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक बस एक बाइक से 20% तेज चल सकती है। दो चीज है, बस और बाइक। बस ज्यादा तेज चल रही है, कितना तेज 20% अधिक। दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक गंतव्य पर पहुंचते हैं। यस, हालांकि बस रास्ते में 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, जगह जगह रुक कर चलती है,
टोटल जो उसने रुका वो 10 मिनट है। हमसे अब पूछ रहा है कि बाइक की चाल क्या होगी। आइए बनाते हैं। दो पॉइंट हम लोग लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यह पॉइंट ए और पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का दूरी है 60 किलोमीटर। बस भी यहाँ से चलना शुरू किया और बाइक भी यहाँ से चलना शुरू किया। ये बाइक वाला है और ये बस वाला है। बस का चाल बाइक के चाल से 20% अधिक है। यह चाल का जो अनुपात है किसका किसका, बस और बाइक का, वो अगर बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चल रहा है तो बस इससे 20% ज़्यादा, मतलब 120% से चलेगा। अब इसका सरल अनुपात कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 20 से, और ये 20 से कट जाएगा 6 बार में, तो चाल का अनुपात इसका 6:5 निकल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दूरी समान है तो इनका जो समय होगा वह चाल वाले अनुपात का ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब 5:6 हो जाएगा। राइट। अब इनके समय का अंतर कितना का है, 10 का अंतर है। दिया है ना, 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। इसका मतलब कि बस ने बाइक से 10 मिनट, अगर एक ही चाल से चलते रहता तो 10 मिनट कम समय लेता। वह यहाँ अनुपात का अंतर तो 1 है। अब 1 का अंतर प्रश्न के हिसाब से 10 के बराबर है। यह 10 के बराबर है। हमसे पूछा है कि बाइक की चाल क्या होगी। बाइक का समय तो 6 था। अगर 1 बराबर 10 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुने 10 मतलब 60 मिनट आएगा। 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा। अब बाइक का चाल हमको निकालना है। किसका, बाइक का चाल। भाई 60 किलोमीटर का दूरी है और 1 घंटा में आप तय कर रहे हैं तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ औसत से संबंधित प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस ढंग का प्रश्न अक्सर अक्सर पूछा जाने लगा है जी। यह प्रश्न कहता है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपया खर्च किया है। प्रत्येक ने, 9 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने 15 रुपया खर्च किया अपने नाश्ते पर, एक व्यक्ति नहीं है। कहता है 10वां व्यक्ति सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। सभी लोगों का जो औसत व्यय होगा ना, उससे 9 रुपया अधिक खर्च कर रहा है कौन, 10वां व्यक्ति। तो उन सभी के द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगा, ये हमें पता करना है। आइए जानते हैं। सबसे पहला तो इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, इसमें से 9 लोग 15-15 रुपया खर्च किया है। यस, सभी लोग 15-15 रुपये खर्च किए हैं। सिर्फ 10वां व्यक्ति है जो इन सबको 10 को मिलाकर जो औसत आया होगा उससे 9 रुपया ज्यादा खर्च किया। मान लीजिए 10 का औसत x था, जस्ट सपोज। तब इस सबों ने 10वां व्यक्ति ने इससे 9 रुपया ज्यादा खर्च किया है। कितना रुपया, 9 रुपया। ध्यान रखना है कि ये x इन सभी का औसत है, 10 का औसत है। अब इससे 9 रुपया ज्यादा खर्च किया, तो जो ज्यादा 9 रुपया खर्च किया ना, वो तो सब में 9 व्यक्ति में बटेगा। 9 व्यक्ति है, 9 रुपया ज्यादा खर्च किया। इसका मतलब सब में हम लोग एक एक जोड़ लें। इसमें अगर एक जोड़िएगा तो ये 16 रुपया खर्च कर लेगा, ये भी 16। इस ढंग से सभी लोग 16-16 खर्च किए। इसका मतलब हुआ जी कि 10 व्यक्तियों का जो औसत होगा, 10 का जो औसत होगा वह औसत जो 9 लोगों का औसत था उसमें 9/9, यही रूल है, इसको सीखिए। 9 लोगों का औसत था 15 और वह 10वां व्यक्ति 9 रुपया ज्यादा खर्च कर रहा था, और वो 9 रुपया 9 लोगों में हम लोग बांट रहे हैं, तो टोटल हो गया 15 और एक जोड़ने से 16। 10 व्यक्तियों का औसत 16 निकल गया। हमें पूछा था कि कुल खर्च कितना, कुल खर्च कितना आ जाएगा भाई, 16 अगर औसत है, 10 लोग हैं, तो 160 रुपया हमारा कुल खर्च आ गया। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न, यस प्रश्न है फिर से अनुपात समानुपात से संबंधित। आइए देखते हैं हम लोग इसे। द्रव का भार उसके आयतन का अनुक्रमानुपाती है। ध्यान रखना, भार आयतन का अनुक्रमानुपाती है, मतलब जितना आयतन बढ़ेगा उतना ही भार बढ़ेगा। आगे, ये द्रव जिसका भार 12 केजी है उसका आयतन 3 लीटर है। द्रव
12 kg है तो आयतन है 3 लीटर। अब 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा ये हमको निकालना है। चूंकि अनुक्रमानुपाती है तो आप अनुपात समानुपात से इसको बना सकते हैं। कैसे? कि जब 12 kg उसका भार था तब आयतन कितना था? 3 लीटर आयतन था। आप इसे लिखेंगे कैसे? कि जब आयतन 3 लीटर था तब भार कितना हो गया? 12 kg। अब आयतन बोल रहा है 4 लीटर हो जाए, तब भार कितना होगा? 12/3 गुने 4। एक का निकाल लेंगे तो 12/3, 4 का निकाल लेंगे तो 12/3 गुने 4। ये 4 से कट जाएगा, 4×4 16 लीटर हमारा सही जवाब आएगा, 16 kg। अगला प्रश्न लोग देखें। यह छूट से संबंधित प्रश्न है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध का मतलब मार्क प्राइस, लिखा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य उसका 300 रुपया है। 20% का पहले छूट दिया है। आगे, यदि छूट हमको यदि विक्रय मूल्य हमको 216 रुपये चाहिए तब कितना अतिरिक्त छूट दिया जाना चाहिए? आइए पहले हम लोग छूट, पहला छूट के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य निकालें। 300 रुपया है, उस पर 20% का आप छूट दे रहे हैं जी, तो 80% में आप बेच रहे होंगे। डेट मीन्स 240 रुपया में आपने 20% के छूट पर इसको बेचना है। अब इस छूट को दो और अब इस वस्तु को 240 की बजाय आपको 216 पर अगर बेचना है तब तो 24 रुपया एक्स्ट्रा छूट देना पड़ेगा ना। यस। अब आपको इस 24 को प्रतिशत में बदल लेना है जी। 24 × 100/240। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो, और 24 से 24 कट गया, तो बच गया कितना हमारे पास? 10% का छूट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक घन से संबंधित प्रश्न है। घन का विकर्ण हमें दिया है 432 सेंटीमीटर, तो हमें इसका आयतन निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3a होता है ना, √3a होता है जी, ये बाहर होता है। तो इसका वैल्यू तो हमें दिया है 432। आप चाहो तो इसका क्यूबिक रूट ये फैक्टराइज करके निकाल लो। ये फैक्टराइज जब कीजिएगा 3 से, 3 × 144 आ जाएगा, मतलब 3√√3 × 12 आ गया। डेट मीन्स कंपेरिजन अगर कीजिएगा √3a से तो a का मान कितना आ गया? 12। अब हम इसमें आयतन निकाल लेना है, तो आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a³ मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब मतलब 1728 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ समय और चाल से प्रश्न है एक दिया हुआ। दो रेलगाड़ी है जिनकी लंबाई 140 और 160 मीटर है। दोनों समांतर लाइन पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, मतलब इनका जो डायरेक्शन है वो विपरीत डायरेक्शन है। दोनों ट्रेन जिस समय आपस में मिलेंगी उसके बाद वे कितने देर में एक दूसरे को पार कर लेंगे? प्रश्न का भले लैंग्वेज अलग है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना है कि विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसा आप जानते हैं, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है तब उनका जो सापेक्षिक चाल वह उनके चालों का योग हो जाता है। मतलब 40 जोड़ अगर 50 करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा उनका सापेक्षिक चाल आ जाएगा। आप इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुना करके इसको 5 से काट लीजिए, तो 25 मीटर प्रति सेकंड हमारा सापेक्षिक चाल निकल गया। अब एक दूसरे को पार करने में जो तय दूरी होगा वह तय दूरी इन दोनों ट्रेनों का लंबाइयों का योग होता है, ये आपको बताया गया है। 140 और 160 को जोड़ेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा, तो दूरी तो 300 मिल गया और चाल मिल गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ये इसको 12 बार में काट लेगा, मतलब 12 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह समय और कार्य का संबंधित प्रश्न है। जैसा हम लोग देख रहे हैं ना, समय दूरी और समय कार्य से बहुत ज्यादा प्रश्न मिल रहा है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करेंगे। यस। ये एक व्यक्ति है, वह किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है,
बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिनों में कर सकता है। आप इसे ए बी अपॉन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं या इफिशियंसी से बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहता है। यह 20 है और यह 24 है, दोनों का लघुत्तम 120 हो गया। यह 6 और ये 5, राइट, दोनों को जोड़िएगा तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 11 आ गया। हमें इसका समय निकालना है, समय बराबर जो कुल काम है बटा जो इनका इफिशियंसी है कितना 11, आराम से बन जाएगा ये 10 बटा 11। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। यदि तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बढ़िया, 55 टॉफी बेचा, 11 टॉफी का लाभ हुआ है उससे, इसे हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेना है। लाभ प्रतिशत होगा कितना, 11 गुने 100 बटा कितना करना है, 55 घटाओ 11, कितना मिल जाएगा हमको, 11 गुने 100 बटा 44। आप इसको काट कर लेंगे तो 25% आपका सही जवाब आ जाएगा। यस, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये फिर से लाभ और हानि का संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं हम लोग। अरुण ने संचित को 1,12,500 में एक लैपटॉप, संचित से एक लैपटॉप खरीदा, अरुण ने खरीदा है। संचित ने इस पर 25% का लाभ कमाया, मतलब संचित ने इसे 25% के लाभ पर बेचा। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 3 लोग हैं और ये लोग एक लैपटॉप को बेच रहे हैं, तो रमन ने इस लैपटॉप को कितना में खरीदा था। आइए इसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग इसको एक सपोज कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लेते हैं कि रमन रमन ने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और वह उसे 20% के लाभ पर किसको बेच दिया, संचित को। 20% का लाभ का मतलब 120 बटा 100 पर संचित को बेचा। बढ़िया, अब ये संचित का क्रय मूल्य निकल गया। इस पर संचित ने 25% का लाभ लिया और वह किसको बेच दिया, ये 25% का लाभ लिया और वह बेच दिया अरुण को। और अरुण ने इसे खरीदा कितना में, 1,12,500 में। यस, इक्वेशन यही है जी। रमन ने पहले 20% के लाभ पर संचित को बेचा और संचित ने इसे 25% के लाभ पर अरुण को बेचा। ये अरुण का क्रय मूल्य है। आप इसे सरल कर लेंगे, ये 25 से काट रहे हैं, 25 और ये 4, 25 से काटिएगा तो 5, 25 से काटिएगा तो 4, यहाँ 20 से काट लीजिए 6, यहाँ 20 से काट लीजिएगा तो 5 आ जाएगा। अब रमन का क्रय मूल्य क्या होगा हम लोग ये निकाल लेंगे। यह 1,12,500 गुने, जब 6 को हम लोग इधर 6/5 को इधर भेजेंगे तो ये 5/6 और ये 5/4 को भेजेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 5 से 5 तो ऐसे ही कट गया, इसको भी काट लीजिए 6 से, कटेगा, एक बार में लगाएंगे। 5 2 8 6 48, 4 5 7 6 42, 3 0 5 0। आप इसको 4 से गुना कर लेंगे, 18,750 रुपया आ रहा। गुने 4 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 75,000 रुपये का। डेट मीन्स रमन ने उसे कितने में खरीदा था, 75,000 रुपये में। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यह मिश्रण का प्रश्न है जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न। एक दुकानदार है जो 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दो दालों को 2:3 में मिलाता है, तो मिश्रण का मूल्य क्या है। आइए बनाते हैं। 80 रुपया प्रति किलोग्राम का दाल है, 2 किलोग्राम मिलाया तो टोटल कितना हो गया इसका 160। 90 और 95 रुपया प्रति किलोग्राम है, 3 किलोग्राम दाल मिलाया, इसका टोटल मूल्य कितना हो गया 285। इसे जोड़ लीजिए जी, 5 8 6 6 8 14, 2 1 3 और 1 4 445। टोटल दाल कितना था, 2 और 3 मिलाने से 5 किलोग्राम का दाल का मूल्य हमको 445 मिल रहा है। तो 1 केजी या औसत जिसको आप कहते हैं, औसत मूल्य कितना हो जाएगा, ये 445/5 मतलब 89 रुपया प्रति किलोग्राम हमारा सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखें। यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है। हमसे बोल रहा है 2 वर्ष पहले 2 वर्ष का समय है,
एक राशि 10,500 रुपये का है जो पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% की वार्षिक दर पर दिया गया है, तब कितना रुपया वह 2 साल में हो जाएगा, ये आपको निकालना है। यहाँ प्रिंसिपल के रूप में 10,500 दिया है, पहला साल का ब्याज है 10%, दूसरे साल का ब्याज है 12%। हमको कितना रुपया हो जाएगा, मतलब अमाउंट हमको निकालना है। 10,500 रुपया टोटल प्रिंसिपल है। पहला साल अगर 10% का ब्याज लीजिएगा तो वह एक साल के अंत में 110% हो जाएगा। फिर से दूसरे साल में ब्याज का दर कितना है, 12%, तो यह 112/100 हो जाएगा। आप इसे सरल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आप इसको भी 2 से काट लीजिए 5 बार में, और इसको 2 से काट लीजिए 56 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 21 बार में। अब हमारे पास मिला 21 गुने 11 गुने 56। गुना तो करना पड़ेगा। पहले हम लोग 21 गुने 11 कर ले, तो 1 3 2 231 आ गया। हम लोग इसमें 56 से गुना कर लेंगे। पहले हम लोग 21 गुने 11 कर लिए, उसमें 56 से गुना कर लेंगे जी। 6 छतरी 18, 6 दूना 12, 1 13, 5 5 ते 15 की 5 हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11। ये हमारा वैल्यू निकल गया। 6 8 5 13, 5 3 8 1 9, 2 और 1, 12,936 रुपया हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें। साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी इन प्रश्नों को देखकर इसे सोल्व कर सकें और अपनी तैयारी को धार रूप दे सकें। आप हमें हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम है आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।